नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख सुल्तान बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पद को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया और उन्हीं के बलबन के राजत्व सिद्धांत से विशेषकर कॉलेज विद्यार्थियों के एग्जाम में निबंधात्मक रूप से इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जैसे बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था, विवेचना कीजिए। अथवा ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु बलबन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कीजिए। अथवा बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही कुछ ताज की प्रतिष्ठा या लौह और रक्त की नीति के आधार पर राजत्व का सिद्धांत या राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और उन्हीं ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। हम सबसे पहले बलबन के राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं कि बलबन का राजत्व एक दैवीय संस्था है। मतलब बलबन के अनुसार राजत्व एक दैवीय संस्था है, अर्थात राजा में देवत्व है। जो सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का राजा सुल्तान कहलाता था, वह राजा नियाबते खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने उसे नियुक्त कर रखा है जनता के लिए। वह ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का ही दूसरा रूप है और सुल्तान में देवताओं का अंश होता है और पैगंबर के बाद सुल्तान का ही स्थान होता है। अर्थात इस्लाम धर्म में पैगंबर को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। उस पैगंबर के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति का स्थान है तो वह सुल्तान का है। अर्थात बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वो इस बात पर निर्भर था कि राजत्व एक देवत्व या एक दैवीय संस्था है, राजा में देवता का अंश विद्यमान है। राजा जो अपने आदेश जारी करता है वह राजा नहीं बल्कि देवता राजा के माध्यम से करवाता है, देवता सुल्तान के माध्यम से करवाता है, क्योंकि सुल्तान स्वयं देवता का ही एक अंश है। वह उसी ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसी का दूसरा रूप है। तो बलबन का राजत्व एक प्रकार से दैवीय संस्था है। उसके बाद बलबन ने अपने राजत्व में वंशावली के महत्व पर बल दिया है। अर्थात उसने अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए खुद को, फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा, और उस शाहनामा में अफरासियाब वंश का वर्णन किया गया है। अफरासियाब एक तुरानी शासक था। तो बलबन ने अपने को महान बताने के लिए, अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सबसे ऊपर बताने के लिए उन्होंने अपने आप को उस वंश से संबंधित किया है कि मेरा जो संबंध है वो तुरानी शासक अफरासियाब के वंश से है। मतलब वो निम्न वंश के व्यक्तियों से तो संबंध रखना पसंद ही नहीं करता था। अर्थात जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, उसका संबंध उच्च कुल से ही होता है और इसीलिए उसने अपने आप को अफरासियाब के वंश से संबंधित किया। और इस बात का वर्णन हमें मिलता है फिरदौसी की लिखी हुई पुस्तक शाहनामा से। उन्होंने प्रशासन में उच्च वंश को महत्व दिया, अर्थात जो उच्च वंश से संबंधित लोग थे उन्हीं लोगों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। कई बार बलबन कहता है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार का व्यक्ति देखता हूं, निम्न कुल का व्यक्ति देखता हूं, तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। अर्थात वो निम्न कुल के व्यक्ति को देखना ही पसंद नहीं करता था, उन्हें देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता था। वो अपने दरबार में उच्च वंश के लोगों को ही महत्व देता था, उन्हीं को वो कुछ विशिष्ट पदों पर नियुक्त करता था। इसके अलावा राजत्व को जनसाधारण से दूर रखना, बलबन का ये मानना था कि राजत्व को जनसाधारण से दूर रखा जाए। अगर राजत्व को जनसाधारण के निकट ले जाया गया तो राजत्व का अंत हो जाएगा, ऐसा बलबन का मानना था। उनका ये मानना था कि अगर राजत्व को
राजा को हम जनता के निकटस्थ ले गए, उसके निकट ले गए, तो आम जनता भी राजा का पद प्राप्त करने की लालसा करने लग जाएगी। उनका ये मानना था कि आम जनता को इस राजत्व से या राजा से दूर ही रखा जाना चाहिए। मतलब वो जनसाधारण को किसी प्रकार की इंपॉर्टेंस नहीं देता था, अपने दरबार में उच्च वंश को ही महत्व देता था। इसके अलावा फारसी परंपराओं को प्रशय, उसने गैर इस्लामी परंपराओं को सहयोग प्रदान किया, उन्होंने प्रशय दिया, अपने दरबार में उन परंपराओं को लागू करवाया। जैसे सिजदा, ये सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, जब कोई दरबार में आता था तो सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, ये परंपरा कहलाती थी सिजदा। पैबोस, सुल्तान का चरण चूमना, जब कोई व्यक्ति आता था तो सुल्तान के चरण स्पर्श करते हुए वो अपने माथे पर ले जाता था, एक तरीके से उनके चरण चूमता था, इसको पैबोस। और ये फारसी परंपराएं थी, या दूसरे शब्दों में कहें ईरानी, फारस और ईरान एक ही बात है, ये ईरानी परंपराएं थी। इन गैर इस्लामी परंपराओं को उन्होंने अपने दरबार में प्रारंभ करवाया। इसके अलावा इन्होंने अपने पोतों के नाम कैकुबाद और कैखुसरो रखे, जो फारसी सम्राटों की भांति ही थी। मतलब फारस के राजा जिस तरीके से नाम रखते थे, ऐसे ही नाम बलबन ने अपने पौत्रों के रखे। दरबार का स्वरूप भी उन्होंने ईरानी परंपराओं पर निर्मित किया, नृत्य और संगीत पर रोक लगा दी, दरबारी शिष्टाचार पर बल दिया, दरबार की जो शान थी, वैभव था, उसके ऊपर उसने बल दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने गैर इस्लामी परंपराएं, ईरानी परंपराओं को अपने दरबार में लागू किया, उस ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्रतिष्ठा दिखावे हेतु भय और आतंक का प्रदर्शन, मतलब वो अपने इस ताज को इतना प्रतिष्ठित कर देना चाहता था इस भय और आतंक के माध्यम से कि आम व्यक्ति उस तक पहुंचने की सोच भी ना सके। जैसे इससे पहले जो चालीसा मंडल बनाया गया था इल्तुतमिश के समय, उसका उन्होंने बड़े ही क्रूर तरीके से दमन किया। बंदायूं का गवर्नर था बकबक, उसको जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया, ताकि आम जनता के मन में डर और भय बैठ जाए। इसी प्रकार अवध के शासक हैवात खां को भी 500 कोड़े लगवाए, और दरबार में जब वो बैठता था तो उसके आसपास नंगी तलवारें लेकर उसके अंगरक्षक हमेशा तैनात रहते थे। मतलब एक प्रकार का भय का वातावरण इस प्रकार का कि आम व्यक्ति उस पद के बारे में सोच ही ना सके, और वो ये मानता था कि मैं जो हूँ वो खुदा का प्रतिनिधि हूँ, अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ, मेरे जो शासकीय आदेश हैं वो मेरे आदेश न होकर अल्लाह के ही आदेश हैं। और इस प्रकार से वो भय और आतंक का जब वो चलता था तो उसके आसपास उसके दरबार के जो दूसरे रक्षक होते थे वो चमचमाती तलवारें लेते हुए उसके आसपास रहते थे, ताकि आम जनता को, दूसरे लोगों को एक अलग ही ताज की प्रतिष्ठा नजर आए। और इस प्रकार का वो वातावरण बलबन स्वयं निर्मित करता था। इसके अलावा प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रदर्शन, उसने स्वयं भी ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसका व्यक्तित्व भी कुछ इस प्रकार का था। जैसे दरबार में हंसने पर रोक थी, किसी भी प्रकार के हंसने पर रोक थी, ना वो स्वयं हंसता था ना ही दरबार का कोई व्यक्ति। दरबारियों को विशेष प्रकार का वस्त्र पहनकर ही दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था, कि जब कोई दरबार में उपस्थित होता था तो उसको एक विशेष प्रकार की जो दरबारी ड्रेस होती थी उसी को पहनकर आता था। इसके अलावा खुशी या दुख में भी सुल्तान द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करना। हम जैसा कि जानते हैं कि बलबन खुद भी दरबार में नहीं हंसता था, और जब उसके बड़े पुत्र बुगरा खां की मृत्यु हो गई थी तो कहते हैं कि मतलब वो अकेले में जरूर फुट फुट कर रोता था, लेकिन दरबार में जब वो बैठता था तो उसने कभी ये शो नहीं किया कि उसे किसी प्रकार का दुख है। मतलब दरबार में वो एज ए सुल्तान की तरह ही पूरी तरीके से सुख और दुख से परे होकर वहां पर बैठता था। वो जो भी उसके निजी सेवक थे
उनके सामने भी जब वो जाता था तो पूरी तरीके से शाही पोशाक और मुकुट उसी को पहने हुए उनके सामने उपस्थित होता था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी और जो उसके मुकुट जो सिर पर पहनता था उससे लगभग 1 गज की लंबाई तक होती थी। मतलब इस प्रकार का उसने अपना व्यक्तित्व बना रखा था कि राजा आम जन से अलग होता है। इसके अलावा शरीयत या धर्म को राजत्व से दूर रखना, उनका ये मानना था कि राज्य को धर्म से अलग होना चाहिए, धर्म का किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनहित व निष्पक्ष न्याय को महत्व, वो जनहित और निष्पक्ष न्याय को महत्व देता था कि हर परिस्थिति में जनहित सर्वोपरि है। यदि उनका ये मानना था कि यदि राजा जनहित की ओर ध्यान नहीं देता था और उससे राजा के पद और प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचता था अगर वो जनहित के कार्य नहीं करता था। और उनका ये भी मानना था कि राजा को निष्पक्ष न्याय को महत्व दिया जाना चाहिए। और बलबन का ये विश्वास था कि केवल न्याय की पालना करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक राजा का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करे। इसी प्रकार राजा के कर्तव्य पालन पर बल, कि राजा के जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति उनका पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार शरीयत को राजत्व से दूर रखना। अब जनहित और निष्पक्ष न्याय को महत्व और राजा के कर्तव्य पालन पर बल। इस प्रकार बलबन का राजत्व शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। बलबन को ये अनुभव हो गया था कि यदि तुर्क अमीरों की शक्ति का दमन करना है, यदि तुर्क अमीरों की शक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो ताज की प्रतिष्ठा स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। और तुर्क अमीरों की शक्तियों का दमन करने हेतु राजत्व के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। और कुशल नेतृत्व के बिना वह अभिजात वर्ग को काबू में भी नहीं रख सकता था। अभिजात वर्ग से तात्पर्य है जो उच्च वर्ग है। और उसने इसीलिए राजत्व को एक नया उत्साह प्रदान किया, एक नया रूप प्रदान किया, और इससे दिल्ली सल्तनत को भी उसने एक व्यवस्थित रूप करने में अपना सहयोग प्रदान किया। क्योंकि हकीकत रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना अवश्य की थी, इल्तुतमिश ने उसे और व्यवस्थित करने का काम किया था, लेकिन बलबन ही प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत के राजत्व को सही तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसने उसको स्थापित किया। और इस प्रकार बलबन अपने राजत्व द्वारा शक्ति के माध्यम से शांति व व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वह राजत्व से जनहित को शासक का मूल कर्तव्य समझता था कि राजत्व की स्थापना करके, राजत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाकर जनहित के कार्यों को करना वह अपना मूल ध्येय समझता था। और इसी आधार पर उसने राजत्व को एक नवीन रूप प्रदान किया, सुल्तान की आम लोगों के बीच एक नवीन धारणा को प्रस्तुत किया, और उसी के आधार पर